हर साल 20 लाख बच्चे मेडिकल एग्जाम को लिखते हैं और उनमें से कुछ ही बच्चे इस एम्स के कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। जी हां बच्चों, एम्स तक पहुंचने की जो जर्नी होती है बहुत ही टफ होती है और ये हर बच्चे के बस का नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे तो 11th में ही उस फाइट को खो बैठते हैं या 11th में उस फाइट से हार मान लेते हैं। कुछ बच्चे लगे रहते हैं लेकिन वो शायद अपने मार्क्स को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे फाइट करते हैं बट लास्ट वाले दिन कुछ गलतियों की वजह से नंबर गवा बैठते हैं और उसमें एम्स नहीं होता है। बच्चों, 20 लाख बच्चों में से केवल लगभग 2000 बच्चे हर साल एम्स तक पहुंच पाते हैं और इंडिया में इतनी ही सीट्स है जिसके लिए 20 लाख बच्चे फाइट कर रहे होते हैं। टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचने का हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन कुछ बच्चे ही उस एग्जाम तक पहुंच पाते हैं। तो इतना टफ होता है ये एग्जाम में पहुंचना। इंडिया में पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्स ओपन किए हैं और आज लगभग 20 एम्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। 20 एम्स में केवल लगभग 2000 बच्चे ही पहुंच पाते हैं। क्या आप उनमें से हो जो एम्स तक जाने का सपना रखते हो? अगर आप उनमें से हो जो एम्स तक जाने का सपना रखते हो, आप उनमें से हो जो मेहनत करने को तैयार हो, आप उनमें से हो जो अपने आप पे विश्वास रखते हो और कभी गिव अप नहीं करने वाले हो, तो ये सेशन आपके लिए है बच्चों। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी विच विल मेक यू क्लियर द एम्स एग्जाम। जी हां बच्चों, पिछले कई सालों में, पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों में मेरे अनगिनत बच्चे एम्स तक पहुंचे हैं। मेरा पहला मेडिकल का बैच, उसमें पहली बार ही 2 बच्चे एम्स क्वालिफाई किए थे एम्स दिल्ली के लिए। एक की रैंक 7th आई थी, एक की 9th आई थी और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर साल मेरे अंडर पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो एम्स तक पहुंचते हैं या मेंटर किए हुए बच्चे एम्स तक पहुंचते हैं, इनमें से कोई ना कोई एम्स। तो बच्चों, पहला एम्स जो दिल्ली है और लास्ट वाला एम्स लगभग मदुराई है, उसमें कट ऑफ में काफी डिफरेंस है। दिल्ली तक पहुंचने के लिए आपको 710 नंबर, 720 में 710 नंबर चाहिए। बहुत टफ है बच्चों। एक गलती करी और आप बाहर, एक क्वेश्चन लीव किया आप बाहर। तो दिल्ली एम्स तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पहले एक अलग पेपर होता था जो फिर भी आसान होता था, क्योंकि जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते थे वो एम्स का पेपर लिख के अपने आप को एम्स तक पहुंचा लेते थे। लेकिन अब सारे बच्चों के लिए सिमिलर पेपर है, इसीलिए वो और ज्यादा टफ हो गया है एम्स तक पहुंचना, क्योंकि 710, आप देखो यहां पे 710 नंबर जो है, इस पे एम्स क्लोज हो गया था दिल्ली का। और लास्ट एम्स विच इज मदुराई, वो 657 पे क्लोज होता है और ऑलमोस्ट 5000 रैंक तक वो कॉलेज ओपन रहता है। तो ऑलमोस्ट अगर आपकी 5000 रैंक तक है तो आप एम्स तक पहुंच सकते हो। जी हां बच्चों, मदुराई के एम्स का क्लोजिंग रैंक था 5201 और उसका मार्क्स था 657। तो ये तो थी एम्स की जानकारी। अब मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी दुनिया में जहां मैं एम्स क्लियर करवाऊंगा अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो। क्योंकि आपने देख लिया कि एम्स तक पहुंचना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना। आप कुछ लीव ही नहीं कर सकते हो। हम जो कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, आपको सारे, आपके लिए सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आप गलती करने का स्कोप नहीं रख सकते हो। तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे सारी चीजें कवर भी हो और आप गलती भी कम करो, अभी हम आज देखेंगे इस सेशन में, जहां मैं आपके साथ बात करूंगा स्ट्रैटेजी की। जी हां बच्चों, जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं हूं आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु, और पिछले 20 सालों से मैं बच्चों को गाइड करता आ रहा हूं, टीच करता आ रहा हूं फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और मेरे कई बच्चे एम्स तक पहुंचे हैं और हर साल एम्स जाते हैं। तो आप भी अगर उनमें से होना चाहते हो तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड वी विल टेक यू टू योर ड्रीम कॉलेज। चलो अब थोड़ी सी डिटेल की बात कर ले। एम्स में अगर आप देखो, दिल्ली एम्स जो है 710 मार्क्स पे क्लोज हो जाता है और इसी तरीके से भुवनेश्वर, जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश, ये सारे एम्स जो है 695, 690 के आसपास क्लोज हो जाते हैं। ये टॉप के एम्स हैं जो 690, 695 पे क्लोज हो जाते हैं। उसके ऊपर आपको लाना ही पड़ेगा, मतलब आप 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम लीव कर सकते हो या गलत कर सकते हो, इसके बाद स्कोप नहीं है। और दिल्ली तक पहुंचना है तो एक भी क्वेश्चन आप लीव तो नहीं कर सकते, शायद एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप पहुंच जाओगे दिल्ली तक, राइट। तो ये एम्स की कहानी है, ये एम्स के मार्क्स हैं। अगर किसी को जानना है और डिटेल में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। और अब मैं ले चलता हूं एम्स के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ये 7 चीजें मैंने लिखी हैं जिसको डिटेल में मैं बात करने वाला हूं आप सभी से। कंप्लीट कवरेज, एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। कई बार ये लगता है कि 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एनसीईआरटी के बाहर है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो वेदांतु के तो प्लीज अभी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, क्योंकि मैं वहां पे बायो,
और आपकी केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो एनसीईआरटी बेस्ड है, हर एक पैराग्राफ को हमारी टीम ने कन्वर्ट कर दिया है इनटू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपके सामने हर रोज टीम लेके आती है एक टेलीग्राम क्विज जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। तो एनसीईआरटी की पूरी कवरेज आपकी उस टेलीग्राम ग्रुप से हो जाएगी और हम यहां पे भी यूट्यूब पे भी कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की कंप्लीट कवरेज। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स, मॉक टेस्ट की बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट की बात करेंगे, आपके माइंड को ट्रेन कैसे करना है, और एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एटीट्यूड को कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से अपने एटीट्यूड को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, कभी हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड कैसे रखना है, इसकी भी बात करेंगे हम लास्ट में। तो बच्चों ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेटजी सेशन में। तो चलो तैयार हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके लिए, क्या ये सूट करता है। बट अपने आप से अभी प्रॉमिस करो आंख बंद करके, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज हम करते हैं उसकी शुरुआत होती है इस मुट्ठी बंद करके अपने आप से बोलने की कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। क्योंकि जब आप इस तरीके से हिम्मत अपनी बना लेते हो ना, तो आसपास वाले भी, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है आपके सपनों को पूरा कराने में। तो चलो, सबसे पहली बात है, आपने देखा कि हाई स्कोरिंग पेपर होता है। अगर एम्स तक पहुंचना है तो यू नीड टू स्कोर एज हाई एज 710 टू गेट इनटू दिल्ली। और अगर केवल एम्स का एक टैग चाहिए तो 657 तो चाहिए, 660 चाहिए आपको एम्स के टैग के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप गलती करने का स्कोप नहीं रख सकते हो, कोई टॉपिक लीव करने का स्कोप नहीं रख सकते हो, और आपको कंप्लीट कवरेज करना ही करना है। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पूरा का पूरा 11th, पूरा का पूरा 12th, सारी चीजें कवर करनी है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इस बार डिलीट भी हो गए, शायद आपको पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि शायद एक क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको नहीं पता होगा तो आपके नंबर को कम करा देगा। तो शायद वो भी आपको कवर करना पड़े, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग यू नॉट टू लीव एनीथिंग, एंड कोई अननोन चीज आपके रैंक को कम नहीं करा सकती है एग्जाम वाले दिन। तो अब सारी चीजें करेंगे, सारे कवर करेंगे, और जो पुराने टॉपिक्स हैं जो छूट गए, पुराने मतलब जो टॉपिक डिलीट हो गए इस साल, उसको लास्ट में कवर करेंगे, बट कवर जरूर करेंगे। नाउ एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। मतलब एक तरीके से अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी लीव करके कुछ और कर रहा है ना, तो गलत कर रहा है। अब एनसीईआरटी को पढ़ने के बहुत तरीके हैं बच्चों, एंड एक सेशन में केवल इस पे लूंगा कि एनसीईआरटी को राइट तरीके से कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से उससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट किया जाए, ताकि आप कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, और जो आता है बायो में तो 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी से आता है, फिजिक्स में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ऑल्दो कॉन्सेप्ट उस पे बेस्ड होता है, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो फिजिक्स में तो आप यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बट केमिस्ट्री और बायो एनसीईआरटी से की जा सकती है। अगर नहीं कर रहे हो तो रास्ता देखो भाई, अपना करना जरूरी है। इसीलिए मैंने लिखा एनसीईआरटी वे और द हाईवे। भाई चलते हैं फिर मस्ती मारते हैं, एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो ये यूट्यूब का सेशन देख लिया, वन शॉट देख लिया और एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं होने वाला आपका। एनसीईआरटी पढ़ना है, तभी बाकी जितनी भी चीजें हैं उसके आसपास इर्द गिर्द मदराती हैं, मतलब उसके आसपास ही रहेंगी। आपको यूट्यूब वन शॉट, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख लिया, क्लास अटेंड कर लिया, लेक्चर अटेंड कर लिया, अगर एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो तो उन सबका फायदा खत्म हो जाएगा। नील बटे सन्नाटा, शून्य बटे सन्नाटा होगा। अगर आपको फायदा लेना है तो एनसीईआरटी पढ़ के फिर आप वो सेशन देखो, फिर बहुत ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो इसलिए एनसीईआरटी तो करना ही करना है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारी कवरेज की बात करें। पहला टॉपिक क्या था, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। अब अगर आपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद क्या करना है। मान लेते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका बहुत वीक है, आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत बड़ा यूनिट है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया। उसमें भी जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियो जो है वो वीक होगा, उनमें से कुछ टॉपिक्स आपके वीक हो सकते हैं, आपने उसको आइडेंटिफाई किया। एनसीईआरटी को रीड किया। अब रीडिंग करके कई बच्चे केवल और केवल रीडिंग पे ही अपना विश्वास रखते हैं, रीडिंग के अलावा कुछ और करते ही नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी रीड करना है, बट रीड करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट प्रॉब्लम्स, एनसीईआरटी टाइप के प्रॉब्लम, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, पहले तो हम पीवाईक्यू करने चाहिए। तो पहले तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस आ चुका है उसको हम देखेंगे और उसको हम समझेंगे कि एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ, ताकि हमारा फोकस और बढ़े जब हम दोबारा एनसीईआरटी को रीड करेंगे यूजिंग पीवाईक्यू। तो आपने क्या किया, रीडिंग करी नंबर 1, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करी, सबसे पहले पीवाईक्यू, और उसके बाद
सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हो गया, या फिर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके टेलीग्राम पे शेयर करता रहूंगा और ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका एग्जाम क्लोजर आएगा। मतलब मार्च अप्रैल में तो हम भर देंगे आपको केवल एनसीईआरटी। हर रोज आप 200-300 क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी बेस्ड ऑन बायो, इनऑर्गेनिक, एनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी होते हैं क्वेश्चन के, जैसे आपने देखा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बढ़ गए इस बार, कि ये क्वेश्चन दे दिया, अब 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। अब हर ऑप्शन को आपको रीड करना होगा, एंड देयरफॉर बहुत सारे इस साल बच्चों के मार्क्स कट गए थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पिक करना, उसको रीड करना, एंड दैट इज व्हाट आई हैव आस्क्ड माय टीम टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और हमने ऑलमोस्ट अभी 3 से 4 हजार क्वेश्चन का बैंक बना लिया है, और हम डेली उस पर काम कर रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन का बैंक हमारा बनता जाए और आप सबको मदद मिले एम्स तक, अपने सपनों को, एम्स तक पहुंचने का, अपने सपनों को पूरा करने का। सो ये डिफरेंट वेराइटीज हैं, एससीक्यू, स्टेटमेंट टाइप, एआर टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स, सारे टाइप के क्वेश्चन जब आप करोगे ना सेम पेज पे, एनसीईआरटी का पेज 1 लिया और हर टाइप के क्वेश्चन को कर लिया, तो आपको वो पेज ना रट्टा मर जाएगा। ठीक है, तो याद करने का बेस्ट तरीका होता है डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो उन्हीं पेज से। एक चैप्टर 10-15 पेजेस का होता है, तो ऑलमोस्ट लाइक हर पेज पे आपने 5 से 6 क्वेश्चंस किए, तो 15 पेजेस पे 100-200 क्वेश्चन करोगे तो सारे पेजेस याद हो जाएंगे, है ना। नाउ अब कैसे करना है, जैसे मैंने एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बनाया असर्शन टाइप। आप देखो कॉकरोच पे ही केवल एक कॉन्सेप्ट पिक किया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, स्प्रैकल्स। आप जो भी प्रोनाउंस करते हो, बहुत नाम टफ होते हैं आपके बायो में, तो स्पाइरैकल्स अगर आपने ये पिक किया, इस कॉन्सेप्ट पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस सेम कॉन्सेप्ट पे बन सकते हैं। जैसे असर्शन रीजन आपने देखा, अब कॉकरोच अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकता है 40 मिनट तक, कर सकता है भाई, बिल्कुल सही है। एंड दे ब्रीथ थ्रू द स्किन, बिल्कुल नहीं, मतलब यहां पे रीजन गलत हो जाएगा, बिकॉज वो अपने स्पिरैकल्स के थ्रू, उसके ओपनिंग के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अगर ये पता नहीं है आपको तो ये गलत कर दोगे आप क्वेश्चन। तो आपने सेम कॉन्सेप्ट पे आपने देखा असर्शन रीजन, अब उसी कॉन्सेप्ट पे देखो मैंने कहा विच पार्ट ऑफ कॉकरोच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, क्या एंटीने है, क्या लेग्स है, क्या विंग्स है, क्या स्पेरेकल्स है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर उसी का ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट कि भाई इट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ट्रू है बिल्कुल, स्पेरेकल्स जो है रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, और दे आर दी प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन्स, बिल्कुल भी नहीं। प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, एंटीने होता है। अब ये तो चैप्टर मैं खुद अपने लिए तैयार कर रहा था कि मैं अगर तैयार करके ये क्वेश्चंस बना सकता हूं तो आपको तो और अच्छे से पता होना चाहिए ना। तो आई एम अ फिजिक्स टीचर, बट आई रेड दिस चैप्टर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं केवल एक कॉन्सेप्ट पे। अब ऐसे ही अगर हर कॉन्सेप्ट को पिक करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए, तो सोचो आप गलत कैसे करोगे यार, पेपर में कोई नया अजूबा सा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो आपको ये करना है डिटेल में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट आई हैव आस्क्ड माय टीम, बिकॉज मैंने पहले खुद किया है, मैंने अपनी टीम को बोला है कि हम करेंगे बैठ के हर एक पेज पे जितने वैरायटी हो सकते हैं हम उसको प्रिपेयर करेंगे केवल आपके लिए बच्चों। लेकिन हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करने को तैयार हो कि नहीं? अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो तो भैया कुछ नहीं हो रहा। फिर हमने क्या बोला था, एनसीईआरटी वे और द, तो फिर हम रास्ता देखते हैं भाई, फिर हम यहां पे सेशन भी क्यों अटेंड कर रहे हैं। नाउ फोर्थ, द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, मॉक टेस्ट। भाई मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई, मेरी तैयारी नहीं हुई है। भाई मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई, भाई मम्मी पापा पूछ लेंगे मेरी रैंक क्या आई है। भाई मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, मैं दोस्तों को क्या बोलूंगा मेरे नंबर कम आ गए तो। भाई बहुत सारे रीजन है, अपने पास रखो। एम्स जाना है तो मॉक टेस्ट देना है, अगर नहीं दे रहे हो तो एम्स भूल जाओ। एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। तो क्या होगा, मॉक टेस्ट केवल आपको ये नंबर नहीं बताता है, वो आपको बताता है कि आपने जो तैयारी करी है उसके जो टॉपिक, वीक टॉपिक रह गए हैं वो कौन से वीक टॉपिक हैं। फिर मॉक टेस्ट, मतलब हम जो आपके साथ मॉक टेस्ट करेंगे, ऑलमोस्ट 10 पार्ट टेस्ट करने वाले हैं आपके बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी, और 11-12 का फुल टेस्ट भी करेंगे 20, मतलब ऑलमोस्ट ये देना चाहिए, इतने मॉक टेस्ट तो आपको देने चाहिए जो मुझे लगता है। 10 पार्ट टेस्ट, हर एक जितने भी यूनिट्स हैं आपके बायो में उनको ब्रेक कर दो 10 पार्ट टेस्ट में। अगर आप खुद नहीं कर सकते, हम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और जो टेस्ट सीरीज आपके लिए बना रहे हैं उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 10 पार्ट टेस्ट वहां कवर करेंगे। 2 पार्ट टेस्ट, एक पूरा 11th एक पूरा 12th, वो देना चाहिए, ताकि आपने एक बार पार्ट टेस्ट सारे टॉपिक वाइज दे लिए, अब पार्ट टेस्ट देंगे हम एक पूरा 11th का, ताकि पूरा 11th रिवाइज हो जाए, और फिर हम देंगे 12th का पूरा, ताकि पूरा 12th रिवाइज हो जाए। और 20 कम से कम बच्चों, अगर आपको एम्स जाना है
तो 20 नीट पैटर्न फुल टेस्ट देने ही देने चाहिए। मैंने इसे नीट पैटर्न, कई कोचिंग का मैंने पेपर देखा है, कुछ भी पूछ देते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। ये नहीं करना है। और हमारा काम क्या है, हम केवल आपको एग्जैक्ट जैसा पेपर आता है ना वैसा ही पेपर बना के देंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है बच्चों? ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पिछले कई सालों में जब बच्चों को देखा, हमारे पास पहला बैच जब शुरू हुआ था ना तो केवल 12 बच्चे थे। उस 12 में से 2 बच्चे एम्स गए, एक की 7th में आई थी, एक की 9th आई थी। अब सोचो, कुछ एम्स का पता नहीं है हमें, तब भी 2 बच्चों को एम्स भेज दिया क्योंकि मैंने पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करी थी। मुझे एग्जैक्टली पता था एम्स क्या सोचता है, कैसे सोचता है और क्या पूछने वाला है। और अगर मैं वही पेपर, उसी टाइप का पेपर बार बार अपने बच्चों को दूंगा तो उनकी तो रैंक अपने आप ही आएगी ना, कैसे नहीं आएगी? क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, ये मेरा काम है। अभी तो देख लिया आपने, सब कुछ करना है, क्या नहीं करने वाला सवाल ही नहीं होता है। बट अब क्या सब कुछ करने के लिए सब कुछ याद कैसे रखना है, विल ओनली कम फ्रॉम मॉक टेस्ट। और अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो गलत कर रहे हो अपने साथ, अपने सपनों के साथ। अब मॉक टेस्ट तो दे लिया भैया, एनालिसिस कौन करेगा? मॉक टेस्ट कई बार दिया, नंबर देके फेंक दिया आपने, अब कुछ नहीं है इससे। बट एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, क्योंकि जो क्वेश्चन आ गया है उस क्वेश्चन को अगर मैंने ढंग से एनालाइज किया ना तो बहुत कुछ सीखने को है बच्चों। आपके पास 200 क्वेश्चन आता है, 20 की चॉइस होती है। 200 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, मतलब मैं हर क्वेश्चन से 800 चीजें सीख सकता हूं। कैसे, इसकी बात करेंगे। तो अब मॉक टेस्ट की एनालिसिस, इस पे पूरा डिटेल एक सेशन लिया हुआ है मैंने, मैं शेयर कर दूंगा उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक। बट सॉल्यूशन नहीं देखना है। सबसे पहले जहां जहां गलती करी उसको एनसीईआरटी में ढूंढो, खुद से अपने नोट्स कॉपी में, अपने एनसीईआरटी में उसको ढूंढो और देखो कि आप खुद ढूंढ पाते हो कि नहीं पाते हो। और स्पेशली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो तो आप एनसीईआरटी से ही ढूंढनी है। और फिजिक्स में आप देखो कि आपको याद था कि नहीं याद था, फॉर्मूला याद था कि नहीं याद था, कॉन्सेप्ट कोई भूल तो नहीं गए। और फिर उसके बाद ऑप्शन से सीखना शुरू करो। देखते हैं कैसे ऑप्शन से सीखना होता है। मैंने एक क्वेश्चन लिया, पिछले साल आपके पेपर में आया था, नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, और मैंने फिर हर एक ऑप्शन को कन्वर्ट किया कि भाई इस ऑप्शन से मैं कैसे सीखूंगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, एरर पे एक क्वेश्चन था, फिजिक्स का टीचर हूं मैं, बता सकता हूं। पर्सनल एरर था, लीस्ट काउंट एरर था, रैंडम एरर था, इंस्ट्रूमेंटल एरर था, और इसका आंसर रैंडम एरर था। चलो मान लिया आपको आता था रैंडम एरर, आपने सही कर दिया, तुक्का भी लग सकता है, आपने सही कर दिया एग्जाम देते वक्त, खुश, इससे कुछ सीखा नहीं, आगे बढ़ गए। आप अगर एम्स की तैयारी कर रहे हो और बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हो, अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हो, इनफैक्ट जो बच्चे 400 पे भी अटके ना, अपने नंबर को 700 तक लेके जा सकते हैं अगले 5 महीने में। और कैसे करना चाहिए, देखो ये सारे ऑप्शंस। पर्सनल एरर किस टाइप का एरर होता है भाई, एग्जाम्पल तो पूछो अपने आप से। अगर नहीं मिल रहा है तो इंटरनेट पे ढूंढो, कहीं ढूंढो, नहीं मिल रहा तो टीचर से पूछो। सारे जो यहां पे एरर दिए हुए, पर्सनल, लीस्ट काउंट, इंस्ट्रूमेंटल, रैंडम, सबके एग्जांपल्स पता होने चाहिए बच्चों। और ये देखो यहां पे लिखा भी मैंने कुछ एग्जांपल कि पर्सनल एरर क्या होता है भाई। जब किसी रिसर्चर ने रीडिंग ही उल्टे, मतलब अगर मुझे ऐसे देखना था या ऐसे देखना था और मैं ऐसे देख रहा हूं तो भाई मुझे तिरछा दिखेगा, या मैंने इंस्ट्रूमेंट को तिरछा रख दिया, तो मैं, अगर मेरी गलती से कोई चीज एरर आ रही है तो वो पर्सनल एरर होता है। लीस्ट काउंट एरर, ऑब्वियसली अगर आपने वहां पे स्केल जो मार्क किया है, अगर 0.1 की जगह 0.01 कर दिया तो वहां लीस्ट काउंट एरर आ जाएगा। और लास्ट, इंस्ट्रूमेंट एरर, कि भाई अगर आपने पुराना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया कि उसकी रीडिंग पहले से गलत थी, आपने कैलिब्रेट नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। सो बहुत सारे, हर क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। हम सीखना नहीं चाहते हैं। अगर हम सीखना नहीं चाहते तो एम्स जाना क्यों चाहते हैं भाई? लाइफ में फाइट किए बिना कोई चीज नहीं मिलती है इतनी आसानी से। सोते सोते मुंगेरी लाल को ही सारे सपने पूरे होते थे। इंडिया, मतलब दुनिया में बाकी लोगों के सपने सोने सोने से पूरे नहीं होते, मेहनत करने से पूरी होती है, और फाइट करने से पूरी होती है, और स्ट्रैटेजी लगाने से राइट डायरेक्शन में पूरी होती है सपने। ठीक है, देखो ये मैंने इस पे अब बेसिकली अगला 5 महीना जो है उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपको अपने लिए यूटिलाइज करना है, मैंने सेशन लिया था हाउ टू क्रैक नीट इन 5 मंथ्स। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं। तो
इस पे मैंने काफी डिटेल, स्पेशली लास्ट में मैंने काफी डिटेल 5 महीने का प्लान बनाया था, एक रिपीटर बच्चे के लिए और जो बच्चे अभी 12th में उनके लिए अलग प्लान बनेगा। ऑब्वियसली 12th वाले बच्चे अभी बोर्ड देंगे, प्री बोर्ड देंगे, प्रैक्टिकल होगा, बहुत सारा टाइम उसमें जाएगा। और वो जो आपके रिपीट वाले बच्चे हैं उनका तो जनवरी फरवरी तक सिलेबस ही जाएगा। तो दोनों की स्ट्रैटेजी अलग होगी, दोनों का प्रिपरेशन अलग होगा। और उसी तर्क पे हमने रिपीट वाले बच्चों के लिए प्रतिज्ञा सीरीज भी शुरू करी। अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग, बिकॉज बहुत कुछ उसमें आने वाला है। एंड आई विल बी ऑल्सो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ सेशन, स्पेशली स्ट्रैटेजी सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये आप फॉलो कर लेना। अब लास्ट में बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करना सीखो यार। मतलब माइंड को याद करने का, फोकस करने का ट्रेनिंग चाहिए। और वो ट्रेनिंग कैसे होती है? देयर आर लॉट ऑफ वेज। एक, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, स्पेशली जब आप यूट्यूब नहीं देख रहे हो, जब आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसको मैं सेल्फ स्टडी बोलता हूं। या कोई थ्योरी को रीड कर रहे हो, उसको सेल्फ स्टडी बोलता हूं। नोट्स बनाने को सेल्फ स्टडी नहीं बोलता हूं। तो अगर जब आप या तो थ्योरी रीड कर रहे हो अपने नोट्स कॉपी एनसीईआरटी से, या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो खुद से, उस समय फोन को अपने पास मत रखो। माइंड को ट्रेन करो बिना फोन के रहने के, उस एटलीस्ट 2 घंटे 3 घंटे के लिए। दूसरा तरीका है, आप एग्जाम को घर पे भी सीरियसली दो। स्टार्ट करो 1 घंटे से। बायो का पेपर उठाया तो 1 घंटे का अगर पेपर उठाया तो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन लेके बैठो। अगर 100 क्वेश्चन लेके बैठ रहे हो, एंड कहां से लेना है आप पूछोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बोलूंगा pedagogy.study एक ऐप है हमारा, आप उसको लो। उसमें सारी किताबें बायो से रिलेटेड मिल जाएंगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट से रिलेटेड मिल जाएंगी। और उसमें क्वेश्चन के रूप में या टेस्ट के रूप में आप दे सकते हो। तो आपको कोई टॉपिक कर लिया, कॉकरोच कर लिया, तो आपके 100 क्वेश्चन कॉकरोच से उठाओ और अटेम्प्ट कर लो। लेकिन टाइम बाउंड होना चाहिए। उस 1 घंटे में आप उठोगे नहीं, अपने माइंड को कंसंट्रेट करोगे एज इफ कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। जब आप ऐसे करोगे तो आपका बॉडी और माइंड दोनों सिंक में आने लग जाएगा। और आप बायो के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि बॉडी और माइंड अगर सिंक में नहीं है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होगा। कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होगा तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, सिली मिस्टेक करके आ जाओगे पेपर में। तो माइंड को ट्रेन करना अभी से अगले 5 महीने तक बहुत जरूरी है। कब उठते हो, कब सोते हो, डिसिप्लिन होना चाहिए। किसी दिन 10 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 8 बजे उठ रहे हैं। ओ, कल को मम्मी पापा ने सुबह 6 बजे उठा दिया तो सुबह 6 बजे उठ गए। भाई डिसिप्लिन है कि हम जिस दिन उठ रहे हैं उसी दिन उठे, उस टाइम पे उठेंगे, उस टाइम पे सोएंगे। दैट्स अ डिसिप्लिन वे। आप 6 घंटे सोते हो या 8 घंटे सोते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज माइंड की ट्रेनिंग डिसिप्लिन से आती है। और अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो माइंड की ट्रेनिंग कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है। और लास्ट, एटीट्यूड को बदलो यार। एटीट्यूड पॉजिटिव लेके आओ ना। कर सकते हैं, करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे। भाई ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। तो एटीट्यूड को ठीक करते हैं ना। कैसे करेंगे भाई ठीक? मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका होता है। लंबी सी सांस लो, होल्ड करो, लीव करो। 10 मिनट डेली अपने लाइफ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेके आओ। उससे काफी कामनेस आएगा, काफी मन में शांति आएगी। जो चीज करोगे उसमें कंप्लीटली फोकस्ड रहोगे। तो बिल्कुल आप मेडिटेशन और अपने आप को एम्पावर करो। हर रोज शीशे के सामने जाके, कल मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक सेशन लिया था। डॉक्टर प्रिया, शी इज अ रेडियोलॉजिस्ट, मेरी पहले बैच की स्टूडेंट थी। उसके साथ सेशन लिया था और उसमें मैंने बताया था, और इनफैक्ट प्रिया ने बताया था कि मिरर के सामने खड़े होकर बोलो यस आई विल डू इट। अपने आप को देखो, अपनी आंखों में देखो और फिर बोलो यस आई कैन डू इट, क्योंकि मैं नहीं तो कौन करेगा, मेरा नहीं तो किसका होगा। अपने दीवार के सामने चिपका दो एंड मेडिटेट करो, बिलीव करो अपने अंदर। एग्जाम तो झक मार के क्लियर होगा ना बच्चों। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, मेरे साथ बने रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। दिस इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग चैनल फॉर ऑल ऑफ यू। आई हैव टेकन कंट्रोल ऑफ दिस चैनल। आई एम गोइंग टू बी वेरी एक्टिव विथ ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू बी विथ ऑल ऑफ यू टिल द एग्जाम। इसीलिए आप इसको फॉलो करते रहो। और एज ए फिजिक्स टीचर आई विल बी ब्रिंगिंग लॉट ऑफ फिजिक्स सेशन एज वेल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, एंड एम्स में मिलते हैं आपसे 2024 में। अगर आपका सपना है, मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपका सपना पूरा करा दूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, लव यू ऑल।